गुड मॉर्निंग दोस्तों। बात करते हैं एटम चैप्टर के सेकंड टॉपिक की या सेकंड लेक्चर की। इसमें अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं तो उस टाइम तक जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ चीज़ों की पता चल गया था, कुछ चीज़ों के बारे में पता चल गया था। जैसे चार्ज के बारे में पता चल गया था कि चार्ज दो टाइप के होते हैं और उनके नेचर के बारे में पता चल गया था कि सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, फैराडे का फर्स्ट लॉ भी आ चुका था तो उस टाइम में कि एक सॉल्यूशन के अंदर अगर अपन दो अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर अगर एनोड और कैथोड लगा देंगे, दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे, तो जब उसके अंदर धारा का प्रवाह करेंगे, इलेक्ट्रॉन का कंडक्ट करेंगे, तब एनोड और कैथोड के ऊपर कुछ मैटर डिपॉजिट होगा और उस डिपॉजिट होने वाले मैटर की जो अमाउंट है वो जो अपने चार्ज दिया है या अपने जो इलेक्ट्रिसिटी दी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की खोज से जस्ट पहले तक पता था हमको। अब देखते हैं वो दूसरा, वो जो आवेश है, जो चार्ज है, उसके बारे में पता था कि एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, लेकिन उस टाइम ये नहीं पता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज ही है। तब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब फैराडे ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था तो सॉल्यूशन के अंदर दिया था, एक लिक्विड मीडियम के अंदर दिया था कि लिक्विड मीडियम के अंदर जो आयन्स है, जो पार्टिकल्स है, उनका प्रवाह हो सकता है, उनका मूवमेंट हो सकता है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि गैसियस मीडियम के अंदर या वैक्यूम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं या आयन्स हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक सेटअप दिया गया। तो उसमें क्या किया कि एक 50 सेंटीमीटर लंबी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली गई थी, कांच की, हार्ड ग्लास की, हार्ड कांच की। ठीक है, अब क्या किया कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक कैथोड एक एनोड। उस टाइम ये पता था कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसको एक बैटरी से लगा दिया गया, बैटरी से लगा दिया, साइड साथ में उसके लगा दिया एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप होता है कि किसी कोई भी अपने पास चीज है, जैसे यहाँ पे ट्यूब है तो ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना। वैक्यूम क्रिएट करना मतलब जो अपने चाहते हैं उस प्रेशर इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। एक एटीएम उससे भी कम, 10⁻³ 10⁻⁴ एटीएम तक भी इसके अंदर अपन वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर वैक्यूम पंप लगाने के बाद में उसके अंदर, इस पाइप के अंदर जितने भी गैसेस थी उस गैस को बाहर निकाल दिया और 10⁻³ एटमोस्फीयर तक का प्रेशर रखा। मतलब कि कुछ एक बस गैसेस रखी, या अपन बोल सकते हैं कि न तो प्योर गैस थी न प्योर वैक्यूम था, उनके बीच का था। तो यहाँ पे जो प्रेशर था वो था 10⁻³ या 10⁻⁴ एटीएम के आसपास। ठीक है, अब जो अपने बैटरी कनेक्ट की थी, अब उस बैटरी से हाई वोल्टेज इंप्रेस किया गया, हाई वोल्टेज डाला गया। तो हाई वोल्टेज डाला गया तो सोचा तो ये था कि ये एनोड है ये कैथोड है, इनके बीच में कोई भी कंडक्टर होने वाला कोई मैटर नहीं है, मतलब ये कांच की है तो इसके अंदर वैसे कंडक्टर्स नहीं हो सकती। दूसरा, इनके बीच में न लिक्विड है न सॉलिड है, तो मतलब ही नहीं है कि पार्टिकल्स के आने जाने का। बहुत कम गैस, बहुत कम प्रेशर के ऊपर गैस भरी हुई थी, तो गैस के अंदर से ये था कि इसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट नहीं हो सकता। मतलब जैसे अपने बैटरी लगाई तो कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिक की कोई कंडक्शन नहीं होनी चाहिए थी। फिर साइड में एक एमीटर लगाया। एमीटर लगा के जब देखा तो उसके अंदर फ्लैक्चुएशन आ रहे थे, मतलब धारा का प्रवाह हो रहा था। फ्लैक्चुएशन तभी आता है एमीटर के अंदर कि इसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, अब देखा गया कि धारा का प्रवाह किस डायरेक्शन में हो रहा है और उस जो पार्टिकल्स, जो चीज इस धारा को प्रवाह कर रहे थे, उसकी नेचर के बारे में देखने की उत्सुकता हुई। फिर देखा गया कि ये धारा जा किस साइड में रही है, जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो किस साइड में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं। तब क्या किया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगाए थे, ये एनोड है ये कैथोड है, उनको पोर कर दिया गया, छिद्रित कर दिया गया, थोड़े थोड़े इसके अंदर छिद्र कर दिए गए, सेम एनोड पे सेम कैथोड पे। और यहाँ पे क्या लगा दिया गया, जेड लगा दिया गया। जेड एक मेटर होता है, जिंक सल्फाइड बोलते हैं जिसको, इसकी फ्लोरोसेंट नेचर होती है। मतलब इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल्स गिरेगा तो लाइटनिंग उत्पन्न होगी या ग्लो उत्पन्न होगी। जो पार्टिकल्स टकरा रहे हैं वो अपने को नहीं दिखाई, लेकिन टकराने के बाद में जो लाइटनिंग या ग्लो क्रिएट होगी उसके बारे में उसके बाद में अपन बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर टकराए हैं। ठीक है, तो इस साइड में भी लगा दिया और इस साइड में भी जेड लगा दिया, ताकि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स जाए तब पता चल जाए कि यहाँ पे टकरा रही है, और यहाँ से कुछ गए हैं तो यहाँ से टकराएंगे, इन इलेक्ट्रोड से होते हुए कुछ ना कुछ टकराएंगे, तब बता सकते हैं कि कैथोड से कुछ पार्टिकल्स गए हैं। तो क्या हुआ कि इस साइड में तो कोई भी प्रदीप्ति उत्पन्न नहीं हुई, ग्लो उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो पोर किए गए थे, जो छिद्र किए गए थे, उसके बाहर से पार जाके जेड लगाया था, वहां पे प्रदीप्ति उत्पन्न हुई। मतलब सीधी सी बात है कि कैथोड से कुछ ना कुछ चीजें जा रही है और इलेक्ट्रोड से होते हुए इस जेड के ऊपर टकरा रही है और प्रदीप्ति उत्पन्न कर रही है, ग्लो क्रिएट कर रही है। ठीक है, क्योंकि वो किरणें, वो रेज कैथोड से निकली थी, इसके कारण उन रेज को कौन सा नाम दे दिया गया, कैथोड रेज।
कैथोड से निकली है, इसके कारण कैथोड रेज। अब क्या हुआ, अब देखा गया कि अब इसके बाद में और देखते हैं, चलो ठीक है, डायरेक्शन का पता चल गया। अब देखते हैं इसके ऊपर चार्ज है, इसका मास है, इसकी वेलोसिटी है, इसके पास एनर्जी है, इनके बारे में। तो देखा गया कि इसके ऊपर अपन लगाते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, तब क्या हुआ कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो गया। मतलब एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, तो जो रेज जा रही थी वो सीधे नहीं जा रही थी। मतलब यहाँ पे जडनेस के ऊपर जो पहली प्रदीप्ति उत्पन्न होती थी, जितना ग्लो होता था, अब उतना नहीं हो रहा था, वो कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ओर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्शन होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। क्या है? चार्ज। अब देखते हैं चार्ज कौन सा है। उस समय में अपने को पता था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपने को यह पता चल गया कि इन रेज के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, अब चार्ज दिखा गया, तो मान लो एक साइड तो लगा दी अपनी नेगेटिव प्लेट, एक साइड लगा दी अपनी पॉजिटिव प्लेट। अब देखा कि वो जिस साइड जाएगा उस के बेसिस पे अपन बोल सकते हैं उसके ऊपर चार्ज कौन सा है। तो ये जो रेज जा रही थी, अब धीरे धीरे पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने लगी, और जो नेगेटिव चार्ज था उससे थोड़ी दूर होने लगी। मतलब अब पता चल गया था कि वो नेगेटिव चार्ज वाली तो पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। तो ये मतलब यहाँ पे रिपल्सन हो रहा था, जो पार्टिकल्स यहाँ से जा रहे थे यहाँ तक नहीं जा रहे थे, वो उससे ऊपर जाने लगे। और पॉजिटिव है उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे। मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, सीधी सी बात है, ये पार्टिकल है, इनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव होगा, तभी ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने को ये भी पता चल गया कि ये जो रेज है, जो कि थर्ड रेज है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब उसके बाद में क्या देखा गया कि जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, जो अपने को दिखाई नहीं देते थे, दिखाई कैसे पता चला? यहाँ पे जडनेस था, उसके ऊपर ग्लो उत्पन्न हुई, तब पता चला कि इस कोई ना कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखा गया कि इनके पास एनर्जी होती है या नहीं होती। तो एनर्जी के लिए क्या लगाया गया कि यहाँ पे एक पंखा लगाया गया, छोटा सा पंखा लगाया गया, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, तो अपन पंखा लगा सकते हैं। पंखा लगाया गया। अब देखा गया कि अगर इसके पास एनर्जी होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि पंखा घूमने लग जाएगा। तो क्या हुआ कि जैसे ही पंखा लगा के वापस बैटरी से कनेक्ट किया गया, 10,000 वोल्टेज की जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी दी गई, तो ये पंखा घूमने लग गया। पंखा घूमने लग गया तो सीधी सी बात, मतलब इसके पास एनर्जी भी है। ठीक है, एनर्जी भी है इसके पास, एनर्जी प्रेजेंस है। या ऐसे बोलें कि यहाँ पे कोई ऐसा मीटर लगा दिया गया, कंडक्टर वाला मीटर, जिससे टकराते ही ये जो पार्टिकल्स हैं इसको गर्म करने लगे तो मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी से टकराते ही हीट एनर्जी के अंदर चेंज हो गई और वो मीटर गर्म होने लग गया। तो ये भी पता चल गया था कि इसके ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और उसके पास एनर्जी होती है। दूसरा, इसकी वेलोसिटी है, इधर से इधर जा रहे हैं, ये थोड़े से एनोड की ओर जा रहे हैं, और वेलोसिटी होती है, एनर्जी होती है। तो उसके बाद में अपन ये भी बता सकते हैं कि उसका मास क्या होता है, E = 1/2 mv²। ठीक है, तो एनर्जी भी पता चल गया, चार्ज भी पता चल गया, वेलोसिटी भी पता चल गया, और इससे मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, ये तो था अपना सेटअप। क्या किया कि एक वैक्यूम ट्यूब ली, उसके अंदर वैक्यूम पंप लगा के उसमें से सारी गैसें बाहर निकाल दी, थोड़ी सी गैस रखी ताकि इसके अंदर से जो मीडियम था थोड़ा थोड़ा बना रहे। यहाँ से जो कैथोड रेज निकले थे, जो भी पार्टिकल्स निकले थे, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा के, गैस के अणुओं से टकरा के आगे जा सके। अगर वैक्यूम होता तो क्या होता कि प्योर वैक्यूम होता तो कैथोड से कुछ ना कुछ कैथोड रेज निकलती, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, मीडियम नहीं था उसके पास में, उसके लिए थोड़ा सा गैसेस रखी गई। उसके बाद में ये पता चला कि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। चार्ज का कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हुए। उसके बाद में नेगेटिव चार्ज का कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हुए। उसके बाद में एनर्जी का कैसे पता चला कि इसके अंदर एक पंखा लगा दिया गया, पंखा लगाने के बाद में पंखा घूमने लग गया, तो मतलब इसके पास एनर्जी है। तो इसके बाद में अपने वेलोसिटी निकाल दी कि यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, तो इसके पास इसकी वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी और एनर्जी के बाद में अपन उसके मास का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लेते हैं स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट थे या कौन सी समरी थी इसके बारे में, इस सेटअप के बारे में या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, तो इसके ऊपर 10,000 वोल्टेज का वोल्टेज इंप्रेस की गई, बैटरी से 10,000 वोल्टेज, और इसका जो प्रेशर है वो लो किया गया, प्रेशर वेरी लो। तो मतलब कंडीशन क्या थी कि थोड़े ये जो भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है उसमें प्रेशर बहुत कम होना चाहिए और वोल्टेज बहुत हाई होना चाहिए,
10,000 के आसपास या इससे भी ज़्यादा। ठीक है, इम्प्रेस्ड रेज मोर फ्रॉम मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैथोड से एनोड की ओर या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गमन करने लगी। नेगेटिव इज कैथोड, सो दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज। क्योंकि ये जो रेज है नेगेटिव से निकली थी तो कैथोड से निकली थी, इसको कारण इसको कैथोड रेज बोलते हैं। अब दूसरी बात ये कि कैथोड नेगेटिव होता है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, मतलब जो भी पार्टिकल्स थे वो बाहर चले गए। बाहर चले गए तो कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलता, उस पॉजिटिव चार्ज के कारण ही या पॉजिटिव वाली स्पीशीज को कैटायन बोलते हैं। केट प्लस आयन, केट लिया गया है कैथोड से। उसी प्रकार ये जो पार्टिकल्स हैं वो एनोड के पास आए थे और पता चल गया था कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो जो आयन बना था उसको एनायन बोला। क्यों? क्योंकि एनायन में एन शब्द लिया गया है, एन वर्ड लिया गया है एनोड से और आयन लास्ट में लगा दिया गया। तो कैटायन कैसे बना? कैथोड से CaT, आगे आयन, उसके बाद में एनोड कैसे बना या एनायन कैसे बना? एनायन में एन लिया गया था एनोड से, लास्ट में आयन। तो ये था कैटायन और एनायन की डिस्कवरी या नामकरण। ठीक है, अब देखते हैं अपन वेलोसिटी की। तो अगर इनकी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होती थी 10⁻7 मीटर से 10⁻9 मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी ज़्यादा वेलोसिटी थी इनकी, इन पार्टिकल्स की। अब बात करते हैं जिंक सल्फाइड क्यों लिया गया था, कि जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जिसके ऊपर कोई भी पार्टिकल गिरेगा तो वो ग्लो करेगा, प्रदीप्ति उत्पन्न करेगा या लाइटनिंग उत्पन्न करेगा। वो पार्टिकल अपने को जरूर न दिखाई दे, लेकिन टकराने के बाद में अपने को लाइट पैदा होगी, तब इसे पता चला सकते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कुछ आके टकराया है, जिसके कारण ZNS के ऊपर फ्लोरेसेंट या लाइटनिंग उत्पन्न हो रही है। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन प्लेस ऑन बोथ साइड बट ओनली एनोड साइड ZNS इज प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो। लेकिन जो एनोड साइड की जो ZNS है, जिंक सल्फाइड की प्लेट है, उसके ऊपर ग्लो क्रिएट हुई। उसके साथ बता सकते हैं अपन इसकी जो डायरेक्शन थी वो कैथोड से एनोड की ओर थी। यहाँ पे प्रदीप्ति उत्पन्न होती तो पता चलता कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स गए हैं जो कैथोड के ऊपर गिरे हैं, लेकिन यहाँ वाले ZNS के ऊपर कोई भी प्रदीप्ति या ग्लो क्रिएट नहीं हुई। तो अपन बोल सकते हैं कि ये कैथोड से निकली है। उसके बाद में प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद मैटर, मींस कैथोड रेज हैव काइनेटिक एनर्जी विच कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। मतलब इसके रास्ते में कोई भी अगर अपने मैटर लगाया और उसके बाद में इस धारा का प्रवाह किया, इलेक्ट्रिक का कंडक्शन किया, तो क्या हुआ कि वो मैटर गर्म होने लग गया। गर्म होने का मतलब जो पार्टिकल्स यहाँ से गए थे उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, उसके टकराने के बाद में हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, और वो जिसके पहले कन्वर्ट होने से पहले या टकराने से पहले जो एनर्जी थी वो थी काइनेटिक एनर्जी। मतलब इन पार्टिकल्स के पास में कुछ ना कुछ एनर्जी थी, वो थी काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद में डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन दीज रेज पास डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट। मतलब अब इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, तो मतलब पता चला कि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। अब दो प्लेट लगाई गई, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो प्लेट थी उसकी ओर अट्रैक्ट हो गई, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तभी पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हुई है। उसके बारे में बता गया कि जो कैथोड रेज है उस टाइम में कैथोड रेज ही होती थी, उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो ये था अपनी समरी। अब अपन बता सकते हैं कि थॉमसन ने ये जो कैथोड रेज है उनको निगेट्रॉन बोला था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो की थी थॉमसन ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी ने दिया था। उसके बाद में ये किसी मैटर के ऊपर गिरती है तो उस मैटर से एक एनर्जी निकालती है, एक रेज निकालती है, और उस रेज की जो रेंज होती है, जो रे निकली है, जो किरणें निकली है, उसकी रेंज एक्स रे की रीजन में होती है, एक्स रे की रेंज में होती है। तो इसके कारण इसे बोलते हैं कि ये जो कैथोड रेज है ये एक्स रे प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे जो गैस ली गई थी बहुत लो प्रेशर के ऊपर वो चेंज किया गया, तो यहाँ पे जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन के ऊपर या कैथोड रेज के ऊपर उसमें कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं था, कोई भी चेंज नहीं था, वो सेम था। उसके बाद में ये कैथोड और एनोड है उसकी मेटल को चेंज किया गया। जब उनको चेंज किया गया तो भी कोई डिफरेंशिएट नहीं था, कोई भी चार्ज के अंदर कोई भी अंतर नहीं था। फिर दोनों को चेंज किया गया तो भी कोई अंतर नहीं था। तब ऐसा बोला गया कि इसके अंदर जो गैस कोई मर्जी से लो, और एनोड और कैथोड है मतलब दोनों इलेक्ट्रोड है, कोई से भी लो, उसके जो नेचर है यहाँ से जो रेज निकली है उसके नेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी नेचर न तो गैस के ऊपर डिपेंड करती और न कैथोड और एनोड जो मेटल ली गई है उनके ऊपर, उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, और इसके अलावा जो अपन बात करें जो इलेक्ट्रिसिटी है या वोल्टेज है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन किसने बोला? स्टोनी ने।
ठीक है, तो ये था अपना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। और यहाँ पे जो पथ की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कैथोड रेज यहाँ से निकल के यहाँ तक आई है, वो उसका पथ था mv/ev, वो फॉर्मूले से निकला था। इसके बेसिस पे अपन ये बोल सकते हैं कि m होता है इलेक्ट्रॉन का मास, v होता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, e होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, और b होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसका जो पथ है वो न तो कैथोड और एनोड के मेटल के ऊपर डिपेंड करता, न इस गैस के ऊपर डिपेंड करता। ठीक है, कोई सी भी गैस लो, कोई सी भी इलेक्ट्रोड लो। ठीक है, ये तो था अपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की नेचर क्या होती है, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, उसका मास क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास अपन बताया, अपने को बताया था मुल्लिकन ने ऑयल ड्रॉप मॉडल से बताया था, इससे निकाला था चार्ज बाय मास रेशियो से। ठीक है, अगर अपने को चार्ज पता चल गया और चार्ज बाय मास रेशियो से अपन उसका मास भी निकाल सकते हैं। तो अगर अपन मास की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। रेस्ट मास है ये। इलेक्ट्रॉन जब एक जगह फिक्स है तब उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ग्राम में होगा तो 10⁻28 ग्राम होगा। अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास होता है एम ही है इलेक्ट्रॉन का मास रेस्ट स्टेट के अंदर, अपॉन √1 - v² अपॉन c²। v है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और c है लाइट की वेलोसिटी। लाइट की वेलोसिटी मतलब 3 × 10⁸ ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास है वो ये होगा me/√1 - v² अपॉन c²। अब बात करते हैं मास, हाइड्रोजन का मास और इलेक्ट्रॉन के मास में डिफरेंशिएट की जो क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है। तो अगर अपन बात करें हाइड्रोजन के मास की, तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे से हर इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो सेम होता है, अपने पता पड़ा था। तो इलेक्ट्रॉन का मास और हाइड्रोजन का मास का जो रेशियो है वो है 1837। ठीक है, इसके अंदर क्या थे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, नीचे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन का मास था और इलेक्ट्रॉन का मास में जो अंतर है, जो रेशियो है, वो है 1837 का। मतलब 1837 इलेक्ट्रॉन का वजन एक प्रोटॉन के वजन के जितना होता है। ठीक है, या इसे बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना होता है। तो इसी के कारण अपन किसी एटम है उसका मास केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बेसिस पे लेते हैं, उस मास के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास 1837 गुना कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश की तुलना, मास की तुलना में। तो इसके कारण जो मास है इलेक्ट्रॉन का उसको अपन नेगलेक्ट मानते हैं और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ही लेते हैं मास नंबर के अंदर। अब बात करते हैं एएमयू के अंदर ये मास कितना है। एएमयू है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अगर एएमयू के अंदर बात करें अपन इलेक्ट्रॉन के मास की, तो वो होता है 0.000549 एएमयू। ठीक है, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये होता है 1.008 एएमयू। ठीक है, जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अपने को पता था नेगेटिव चार्ज है, और उस नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये भी जो ऑयल ड्रॉप मॉडल था मुलिकन का, उससे पता चला अपने को। ठीक है, तो ये था अपने डिस्कवरी ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग मास एंड रेस्ट मास। थैंक यू।